अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। स्पेशल टॉक में अक्सर हमारी कोशिश होती है कि कोई मिथ्स हमारे जो अक्सर आम रैम्पेंट हैं बहुत ज़्यादा, उनको एक्सपोज किया जाए, उनको ब्रेक किया जाए हक़ाइक़ के साथ। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं आपने ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए वो जो इन चीज़ों को जानते हैं, पूरी तरह उनकी दस्तरस है। और आज हम बात करेंगे और उसका एक लुब लबाब यही है कि पाकिस्तान का जो सोना है वो बाहर ना जाने दिया जाए। और इसका ताल्लुक है रिकोडिक, माजी में सैंतक का प्रोजेक्ट भी था, और रिकोडिक के बारे में कई अफवाहें हैं, कई अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं बेशुमार, और उसमें तरह तरह की गॉसिप भी हम सुनने में आती है। और कोई कह रहा होता है जी होल नंबर 3 जो है वो डिग हो, बाकी होल बाकी किसी और को दें, सरमायाकार को। बैरिकेड गोल्ड सारा कुछ लूट के लेगी, कॉपर के ज़खायर कितने हैं, गोल्ड कितना है, पाकिस्तान के ये जो मादनी वसाइल हैं ये बहुत यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, अगर नहीं है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के तो होंगे। इसमें पाकिस्तान के पास क्या एक्सपर्टीज़ है और क्या टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जिनको बुरूकार ला के अगर दूसरों पे अगर कम डिपेंड करें तो खुद कफालत की तरफ चले जाएं, या कम से कम और कुछ नहीं तो हमारी ये जो रोज़मर्रा की ये जो भीख मांगने का सिलसिला शायद ये कम पड़ जाए। तो आज हमारे साथ एक मिथ ब्रेकिंग पर्सनैलिटी मौजूद है। मैं तो यही उनका तारुफ कराऊंगा, जो एक्स चेयरमैन रहे हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के, जनाब डॉक्टर फरीद मलिक। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक तो छोटी छोटी वो मिथ पहले मैं डिस्कस कर लूँ ताकि आप वो ब्रेक करते जाए वन बाय वन। एक तो किसी साहब ने कहा कि जी खान साहब के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में इतवार का दिन था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दफ्तर खुलाया गया तो पता नहीं कितने 100 सफ़ों का, कितने दर्जनों सफ़ों का एक ही एग्रीमेंट बगैर पढ़े कर दिया गया, तो जिसमें 643 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया गया ये फॉरेन माइनिंग कंपनी को, बैरिकेड गोल्ड या जो भी कंसोर्टियम था या जो भी था। तो ये ना वजह किया गया कि भी हमारे रॉ मटेरियल जो हैं वो आप ना ले जाएं, प्रोसेसिंग कहाँ करेंगे, हमें यहाँ क्या करना है, और ये लूट मार है, कहा यह गया है। और इसी तरह माजी की हुकूमतों पे भी इल्ज़ाम लगा। पहले तो हमें इसका पस मंजर भी बताएं और फिर हम आगे चलते जाते हैं। जनाब ओवर टू यू। देखिए जी, हर नेचुरल रिसोर्स जो है जी जी जो ज़ेरे ज़मीन होता है, ठीक है, उस पे आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, तहकीक करनी पड़ती ठीक है। पहले तो सबसे पहले जियोलॉजिस्ट जाते हैं, वो अंदाजा लगाते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, इसकी तादाद कितनी है। जब वो लग हो जाता है तो फिर मेटलर्जिकल इंजीनियर या माइनिंग इंजीनियर जो मेरी बैकग्राउंड है, ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, ठीक है, फिर हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं और जो मुश्किलात हैं निकालने में वो हम ओवरकम करते हैं। फिर हम उसको मादनियात को निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली होमवर्क नहीं होता किसी भी चीज का। हम बगैर होमवर्क किए चले जाते हैं और फिर जब हम मुआहदा करते हैं तो वो हम बगैर सोचे समझे करते हैं। हम कहते हैं यार चलो कुछ तो मिला रहे हैं, पंजाबी जो कहते हैं ना, तो चलो यार हम तो कुछ निकाल, बचपन में पढ़ा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये खान साहब के जमाने में नहीं हुआ, ये मुआहदा पहले हो गया था सन 2002-3 में। ठीक है। उस वक्त ये BHP एक बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, ठीक है, जो बहुत बड़ी दुनिया की माइनिंग कंपनी है, उससे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का एक मुआहदा हुआ जिसके तहत 25% बलूचिस्तान गवर्नमेंट का था हिस्सा और 75% उनका था। ठीक है। BHP ने फिर अपना हिस्सा बेच दिया एक TCC, टेथलॉन कॉपर कंपनी को। टेथलॉन कॉपर कंपनी में 2 पार्टनर्स थे, एक एंटीफेगुस्टा चिली की जो तांबे की एक्सपर्ट है और बैरिक गोल्ड जो सोने की एक्सपर्ट है, जो कैनेडियन फर्म है। तो ये 2 उसके पार्टनर। ठीक है। अच्छा, वो जो एग्रीमेंट था वो बहुत वन साइडेड, लॉप साइडेड एग्रीमेंट था। लॉप साइडेड। अच्छा, इन्होंने जब बैरिक गोल्ड वालों ने कुछ $200 मिलियन खर्च किए, ठीक है, और वो एक पॉइंट तक पहुंच गए कि वो माइनिंग के लिए उन्होंने तैयारी शुरू की, तो उन्हें बलूचिस्तान गवर्नमेंट को माइनिंग लाइसेंस मांगा उनसे। ठीक है। उस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि ये इन्होंने हमारा बहुत अनफेयर एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है। इन्होंने उनको माइनिंग लाइसेंस नहीं दिया, हालांकि जो ओरिजिनल एग्रीमेंट होता है उसमें जो एक्सप्लोरेशन करता है उसको माइनिंग लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है। एग्रीमेंट में प्रेफरेंस दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, अगर ना हो तो कोई रीजन दिया जाता है, उसका नेचुरल राइट होता है। हाँ, कोई रीजन दिया जाता है। ठीक है। जी यहाँ
कोई मंजोदारो निकला है या हड़प्पा की कोई साइट निकल आई है या हमारे को हेरिटेज निकला है, ठीक है, अदरवाइज आप उनको देते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ कुछ रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं एटॉमिक एनर्जी के, जो यूरेनियम का जो माइनिंग का थोड़ा बहुत तजुर्बा रखने, बहुत छोटा स्मॉल, ठीक है। पाकिस्तान में लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग का एक्सपीरियंस बहुत कम है। लार्ज स्केल कमर्शियल माइनिंग का एक्सपीरियंस बहुत कम है, लोगों के पास बहुत कम है। नॉलेज है लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज है, लैब वगैरह में कम थे, एप्लीकेबल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो यहां बना वो संदक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट बना, ठीक है। मैं उसका कंसल्टेंट था, एडवाइजर था, ठीक है। वो हमने बहुत मिस हैंडल किया। वो वैसे एग्रीमेंट के टर्म्स सही थे, कुछ फेयर थे, या वो भी लॉपसाइडेड था? वो एग्रीमेंट के टर्म्स फेयर थे, अच्छा, मगर वो इंप्लीमेंटेशन अनफेयर हुई नहीं, वो जो हमारी साइड थी, अच्छा, वो इस काबिल नहीं थी, अच्छा, टू वॉच, नहीं, टू वॉच एंड टू रन इट। हाँ, ठीक है। देखे ना, अब जब आपको हमारी इनकैपेसिटी आ रहा है, हाँ, हमारी कैपेसिटी इशू था, ठीक है। वो ओरिजिनली वो जब शुरू हुआ 92 में वो प्रोजेक्ट, उस वक्त वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रोजेक्ट था, 16 बिलियन रुपए। जी, हम तो बड़ा प्राइड लेते थे उस वक्त। ये बेनजीर गवर्नमेंट ने इसको 16 बिलियन रुपए का वो प्रोजेक्ट था। तो बाय द वे वो कंपनी का क्या नाम था वैसे, अगर मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, MCC। अच्छा, ऑफ चाइना, जी। और हमारी थी संदक मेटल, मैं विजिट भी किया था, संदक मेटल चेयरमैन को मिला था, संदक नाम उनका भूल जाता, रिजेंजो साहब थे चेयरमैन, नहीं उनके जो MCC चाइनीज। हाँ, तो ये चाइनीज जो MCC थी वो उसकी कॉन्ट्रैक्टर थी, जिन्होंने ये माइन बनानी थी, और 95 अगस्त में उन्होंने ये पाकिस्तान को हैंडओवर करनी थी। 90 दिन रहना था और 90 दिन के बाद उन्होंने चले जाना, तो पाकिस्तान ने वो माइन चलानी थी। यानी एक तरह उन्होंने पहले जो प्राइमरी जो काम है वो करके, नहीं, सारे सेटअप करके टर्न की था, यानी सारा चला के दिखा के टर्न किया, और वो इसको ऑपरेशनलाइज करके हैंडओवर कर देना। 90 दिन को ओवरलैप भी साथ उनके सुपरविजन के उन्होंने चले जाना, ठीक है। अच्छा, जब मैं वहां पहुंचा, इस लिहाज से तो अच्छा था, हाँ, इस लिहाज से कुछ भी खामी नहीं थी, मगर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने, जब हमारी जो साइट थी, जब उनको मैंने देखा तो उनकी ये काबिलियत नहीं थी कि वो इतना लार्ज स्केल माइनिंग चला सके, तो मैंने हाईलाइट 92 में कर दिया था। यानी आपने कहा कि ये काम ना करना कि वो अगर छोड़ के चले गए तो आप नहीं चला सकते जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। एक तरह उन्हें वार्न कर लिख के रिटर्न दिए रिपोर्ट, ठीक है। मैंने कहा जी आपने कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया हुआ, आप लेबोरेटरी में 2-4 किलोग्राम 10 किलोग्राम, ये थ्योरी से नहीं चलेगा और स्केल भी मच लार्जर स्केल। तो ये जो है, ये इवेंचुअली ये चाइनीज ये प्रोजेक्ट ले जाएंगे, दे विल ओन दिस प्रोजेक्ट। तो आप ये ना करें, आप अपने बंदों को ट्रेन करें, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग इनको मिले, ये और जाएं बड़ी माइनिंग कंपनी में काम करें, यहाँ इनकी ट्रेनिंग हो, सुपरविजन के अंदर ये हो, तब ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और वो ही हुआ एग्जैक्टली कि वो जब 95 में उन्होंने हैंड ओवर करना था, उसमें 14.5 बिलियन रुपए इन्वेस्ट हमारे हो चुके थे, ठीक है। 2.5 बिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट रहती थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, मियां साहब की गवर्नमेंट आ गई, इन्होंने कहा कि जी हम $2.5 बिलियन उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक हम श्योर नहीं होंगे कि ये प्लांट चलेगा। अच्छा, अब वो जाहिर बात है कि उन्होंने क्योंकि तैयारी नहीं की थी हमारी टीम ने इसको चलाने के लिए, तो दे वर अनएबल टू डू इट। और जो मैंने उनको लिख के दिया था कि ये चाइनीज ले जाएंगे ये प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली दैट थिंग हैपेंड, चाइनीज टुक ओवर। लेकिन उस लिहाज से तो अच्छा था ना कि कम से कम चल तो जाता ना। जी देखिए, मगर वो हम अपनी कैपेसिटी बनाते नहीं, हाँ, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग बात तो ये थी कि अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेते तो फिर हमें नहीं, फिर हमें हमारे यहाँ स्टैब्लिश हो जाती है नो हाउ, फिर हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे, सर भी कर सकते थे, ठीक है। वो हमने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, और फिर चाइनीज को हमने दे दिया। उन्होंने कॉन्सेंट्रेट बनाया जिसमें तांबा, सोना, चांदी, वो कॉन्सेंट्रेट लेके चाइना चले जाते हैं, वहां वो रिफाइन होता है, और सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है वो हमें मिलता है। तो जाहिर बात है कि संदक वाज अ टोटल लॉस टू द नेशनल एक्सचेकर। उसका वैसे वॉल्यूम ऑफ क्या था, उसका वॉल्यूम टोटल उसमें कोई, क्योंकि देखें तांबा जो है उसकी भी एक वैल्यू है, मगर गोल्ड की ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। मेरा ख्याल है उसमें 20 साल में उन्होंने कोई $5 से $7 बिलियन का सोना वहां से निकला है। खातरखा रकम, हाँ, खातरखा, और हमें कुछ नहीं मिला, और कॉपर अलावा, कॉपर के अलावा, और हमें कुछ नहीं, $1-2 बिलियन वो भी होगा, हाँ, हमें कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ जो एक लीज अमाउंट थी, जो पैसा जो जैसे किराए की रकम, वो पंजाबी में उर्दू में कह देना, अच्छा, हमें किराया मिल गया। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू रेकोटिक। अच्छा,
रेकोडिक वालों ने भी एग्जैक्टली वही कहा कि जी हम कॉन्सेंट्रेट ले जाएंगे, टीसीसी वालों ने। हाँ, टीसी हम कॉन्सेंट्रेट ले जाएंगे और बाहर जाके इसको हम रिफाइन करेंगे और फिर 25% जो आपका हिस्सा बनता है वो आपको दे देंगे। 25% हमें कैश जो बनता है हमारा, जो भी बचेगा पैसा खर्चा बच्चा सारा कुछ निकालने के बाद जो आमदन होगी उसका 25% आपका हिस्सा बनता है वो आपको दे देंगे। ठीक है, आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस आर कवर्ड। ये उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर ये आ गए एटॉमिक एनर्जी के मेटलर्जिस्ट, जो क्लेम्ड सो कॉल्ड क्लेम मेटलर्जिस्ट, जिन्होंने कहा कि जी हम आपको तांबा निकाल देते हैं, अच्छा। अब इनको फारिग करते हैं। अच्छा, अब वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा उनको जी टीसीसी के साथ चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा जी कि हम आपको इस जोन में हमारे साइंटिस्ट आप निकाल देंगे, पैसा फेडरल गवर्नमेंट दे देगी, नो हाउ हमारे ये एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट कर देंगे और हम इसको खुद डेवलप कर लेंगे। तो हमारे एटॉमिक एनर्जी के साइंटिस्ट वर नॉट केपेबल ऑफ दैट। सर इतना वॉल्यूम, वो तुमने थोड़ा बहुत यूरेनियम निकाला है, एक छोटे लेवल पे काम करना। और देखें एटॉमिक एनर्जी का कोई भी प्रोग्राम कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल वायबिलिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये लोग समझते नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, कमर्शियल वायबिलिटी यू हैव टू मेक मनी। देखो ना, आप कमर्शियली वायबल है तभी आपको आपका वो चलेगा प्रोजेक्ट, वरना नहीं चलेगा। वरना तो आप एक प्रोटोटाइप बना लिया, आप एटॉमिक सारा प्रोग्राम को ऑडिट भी नहीं होता। कमर्शियल वायबिलिटी दूर की बात है, इनको तो फाइनेंशियल ऑडिट भी नहीं होता, जो मैं डिमांड कर रहा हूं पिछले 5 साल से। ठीक है, अब हमने बॉम्ब बना लिया है, अब इसका प्रोफेशन अब तो होना चाहिए ऑडिट, क्योंकि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भुट्टो साहब ने कहा था। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, बात चूंकि आप बैठे हैं तो मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है आपसे सीखने की, वो बात करते रहेंगे हम। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं एसपीडी गया, तो मैं उन दिनों एनडीयू में था, हमें स्पेशल प्रोजेक्ट्स डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लान्स। अच्छा, वो जनरल किदवाई थे उन दिनों, काफी अच्छा रहे वो, उनसे हमारी काफी बातचीत हुई। एक बात उन्होंने की, मैंने उन्हें वैसे कहा कि इसका ओवरऑल इसकी ऑपरेशनलाइज करने का, इसको जारी रखने का एक्सपेंडिचर कितना है। उन्होंने कहा जी कि एक पूरी जो आर्मी का खर्चा है ना, उसका अशर अशीर भी नहीं है। ये इसका भी आप बाद में जवाब दे दें, लेकिन जेहन में रखिएगा, क्योंकि मैं तो जिले में पूछा ना, तो उन्होंने बात एक सरसरी सी कर दी। अच्छा, आपने कहा कि अब टीसीसी आया मैदान में। हाँ, टीसीसी ने ये कहा कि जी हम आप हमारे साइंटिस्ट आ गए। फिर हाँ, तो इन्होंने हमारे साइंटिस्ट खुद ही आ गए अपने तौर पे, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को जाके प्रेजेंटेशन दी और बताया कि जी हम निकाल देंगे आपको तांबा और फेडरल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर देगी, आपको तांबा मिल जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान में सारा कुछ रहेगा, तो हमारा इनको फारिग करते हैं। अच्छा, अब वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट चौड़ी हो गई। जब वो चौड़ी हुई तो टीसीसी ने कहा जी ये तो आर्बिट्रेशन में जाएगा मामला, हम तो केस कर देंगे आप पे। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने केस कर दिया। अच्छा, मैं क्योंकि मेरी ये फील्ड है, मैं सबको लोगों को जानता हूं। फिर आपका मशवरा लिया गया? मेरा मशवरा नहीं, बढ़ गई ना। नहीं, वो तो बात की बात है ना। मैं टीसीसी मिला, ठीक है, टीसीसी से मैंने कहा कि भाई देखो, पॉइंट ये है कि एग्रीमेंट फेवरेबल नहीं है, लेट्स सिट ऑन द टेबल एंड नेगोशिएट। देखो ना, जो कारोबारी आदमी है वो झगड़ा नहीं करता, और रीनेगोशिएशन भी करते नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उन्होंने टीसीसी ने ये कहा कि जी आप कह रहे हैं कि जी कॉन्सेंट्रेट बाहर जा रहा है, तो आप अपने हिस्से का कॉन्सेंट्रेट ले लें। हाँ, बस आप खुद कर लें। आप रीजनेबल। हाँ, देखो रीजनेबल, बिजनेसमैन हमेशा रीजनेबल होता है। देखिए, ठीक है, बिजनेसमैन रीजनेबल होता है। जो हमें यहाँ मिथ बनाई कि बड़े बुरे जी एक्सप्लॉइटर, ये नहीं था। अच्छा, उन्होंने फिर उनसे, मैं बकायदा टोरंटो भी गया, ठीक है, मैं मीटिंग करके आया, सब ने एग्रीमेंट हो गया कि हम इसको दुबई में मीटिंग करते हैं और बैठ के इसको टेबल पे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, इन्होंने केस कर दिया, हमने वो अब मतलब आर्बिट्रेशन में चला गया। ये इन्होंने इंस्टेड ऑफ, हमारे लोग चले गए, नहीं वो आर्बिट्रेशन में चले गए, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया तो आर्बिट्रेशन में चले गए। जब हमें पेनल्टी पड़ गई, जब पेनल्टी पड़ गई तो फिर इमरान खान साहब के जमाने में सेटलमेंट हुई, जो मौजूदा सेटलमेंट है, जिसमें आप 50% बैरक गोल्ड स्टे कर रहा है। टीसीसी निकल गया है, टीसीसी निकल गया, उनका उन्होंने हिस्सा खरीद लिया, टीसीसी का उन्होंने ले लिया, बैरक गोल्ड, यानी वो तो कॉम्पेंसेट हो गई, वो चले गए। ठीक है, अब 50% बैरक गोल्ड ओन करता है, 25% गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, 25% फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ये रिलेटिवली रीजनेबल एग्रीमेंट है। मगर प्रॉब्लम फिर वही है कि ये कॉन्सेंट्रेट बाहर ले जाने का। अच्छा, ये कॉन्सेंट्रेट फिर सोना, तांबा, चांदी सब बाहर चला जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने वो आर्टिकल ये लिखा है कि तांबे को तो आपने रिफाइन करना है, उसके लिए बिजली चाहिए जो हमारे पास नहीं है। वो तो ठीक है, चलें इनको तांबा ले जाने दें कॉन्सेंट्रेट में, मगर जो कॉन्सेंट्रेट में सोना है
वो हमारी सरों से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर हमारा सोना चला गया, जिसकी इस वक्त मालियत जो है कोई $20 बिलियन की है, 20 बिलियन डॉलर की, ठीक है, जो रेकोटिक में सोना है, ठीक है, ये सोना, ये तो डिस्कवर्ड एक तरह, ये प्रूवन है, अदरवाइज ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो जो 20 बिलियन जो हमारा हिस्सा बनता है, वैसे टोटल $40 बिलियन, ठीक है, $20 बिलियन 50% जो हमारा बनता है, ये सोना मुल्क से बाहर ना जाए, ठीक है, ये सोना हमारा एक वॉल्ट हो स्टेट बैंक में, वहां जमा हो जाए, हाँ, और फिर हम अपना सोना इस्तेमाल करें मार्केट को फीड करने के लिए, या हमारी मार्केट भी स्टेबल हो, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। सोना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड, देखो ना, मेन टेंडर ही वही है। तो $20 बिलियन का अगर सोना हमें मिल गया, तो हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी। हाँ, ये तो है। तो ये मैंने अब लिखा है कि जी सोने को, ये जो आपका ताजा बिल्कुल, तो ये मैंने लिखा है, और हमारा सोना बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट में से हम अपना सोना निकालें और उसको स्टेट बैंक में जमा कराएं। अच्छा, चांदी भी कॉपर से महंगी है? हाँ, चांदी भी महंगी कॉपर से, काफी महंगी है। तो चांदी को भी आज टेंडर कहीं पे एक्सेप्ट किया जाता है? बिल्कुल, चांदी की भी बड़ी वैल्यू है, चांदी की भी वर्थ है, बिल्कुल, बहुत वैल्यू है, तांबे से बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अब ये जैसे चाइना में भी सुना था, वहां बड़े रिजर्व निकले, तो कई पहले मुल्कों ने तो गोल्ड रिजर्व की बेस पे अपनी इकोनॉमी को आइडेंटिफाई होती है ना, लेकिन बाद में तो पेपर मनी इन्वॉल्व नहीं हो गया। देखें आपने, ये तो ताकतवर की बात है ना। आपने गोल्ड रिजर्व्स की बात की, हाँ, सबसे ज्यादा गोल्ड अफ्रीका में है, ठीक है, और सबसे ज्यादा गुर्बत अफ्रीका, डायमंड्स भी वहां, और सबसे ज्यादा गुर्बत अफ्रीका में। ये सही है। तो मेरा मतलब है कि अगर हमारा भी सोना चला जाएगा, तो हम भी गरीब ही रहेंगे ना। हाँ, गरीब तो गरीब ही रहेगा, ये सही तो है। अगर हमने अपने सोने को, तांबे को, चांदी को कंट्रोल ना किया और अपनी जरूरियात पूरी ना की, तो हम गरीब ही रहेंगे। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि होल नंबर 3 जो है वो डिग करें और बाकी होल्स ना करें, 8 होल्स हैं वहां, क्या? जी हाँ, इनको एक पोर्शन दिया गया है बैरक गोल्ड को, अच्छा, बैरक गोल्ड को, और सोना वगैरह जितना भी जखायर है, ये सिर्फ उस एक होल में है? नहीं, ये इनके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट, ये जो इनके एरिया की ये वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो $20 बिलियन हमें आना है इस एरिया से आ रहा है। अच्छा, फिर बाकी हमारे पास रिजर्व मौजूद है, बिल्कुल। एक नेशनल माइनिंग कंपनी भी बनी है, नेशनल मिनरल रिसोर्स माइनिंग कंपनी, जो पाकिस्तान कंसोर्शियम है, वो भी वहां कोशिश कर रहा है उसको एक्सप्लॉइट करने की वहां। बॉटम लाइन ये है कि देखें, हमें तांबा चाहिए, हमारे पास तांबा है, हमें अपना तांबा यहाँ खुद रिफाइन करना चाहिए, ठीक है, माइन करना चाहिए, रिफाइन करना चाहिए। अब हमारे पास कैपेसिटी हो गई है, चले टेक्नोलॉजिकली है इस पोजीशन में, हमारा एक्सपर्टीज है नहीं, मगर देखिए जी, पॉइंट ये है कि वी कैन सीक द टेक्नोलॉजी, ये स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज हैं, कोई वो ठीक है, बहुत इसमें बिजली का इस्तेमाल होता है, ठीक है, रिफाइनिंग में, वो थर में आप बिजली से आप लेते बिजली बनाए, जो आप जो कॉन्सेंट्रेट बना के आप बाहर भेज रहे हैं, चाइना या यूरोप जा रहा है, वो थर आ जाए, वहां बिजली पे उसको करें रिफाइन। तो अपनी जरूरियात जो हैं, जो हमारी कोई 500,000 टन कॉपर की जरूरियात है, सोने की जरूरियात है, चांदी की जरूरियात है, लोहे की जरूरियात है, वो पूरी करें अपने रिसोर्सेज से। बिल्कुल, हमें इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। इस तरह कोयला जो है, वहां पर 175 बिलियन टन कोयला है थर में, और हम $2 बिलियन 200 साल तक, और हम $2 बिलियन का कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, तो कमर्शियली वायबल है वो, एब्सोल्युटली, अच्छा, कोई मसला नहीं। आपने बताया था ना उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 4 मगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, ठीक है सर, पॉइंट ये है, अगर 6,000 नहीं भी है, हाँ, तो 5,000 तो है, 5,000 है, 4,500 आपने बताया, 4.5-5 के करीब है, ठीक है। पॉइंट ये है कि वो उसमें जब मॉइस्चर कम होता है, ड्राई होता है, तो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, हाँ। और दूसरा ये है कि इट्स लो कैलोरीफिक वैल्यू, लो कैलोरीफिक वैल्यू कोल, कच्चा कोल है, मगर वॉल्यूम बहुत है। अपन उसको गैसिफाई भी कर लिए, हमने गैस भी बना ली है, तो हम अपना पूरा एनर्जी सिस्टम जो है वो थर कोल से हम बना सकते हैं। मैं वो तो कमर्शियल गैस बनाई है वहां, हाँ, नहीं, अभी तो हमने वो सुना था ना, डॉक्टर समर मुबारकबाद भी कर रहे थे तेल उसको बनाने का। फिर वही आपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात कर दी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, अच्छा, वो खाम का वक्त जाया हुआ, वो वक्त जाया हुआ, ठीक है। वो कहते हैं मैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन करूंगा, जो एक अनप्रूवन टेक्नोलॉजी थी सोवियत यूनियन की। जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है उसके तहत आप पहले कोला निकालते हैं। हाइपोथेटिकल था वो सारा, हाइपोथेटिकल तो नहीं था, मगर एक टोटका टेक्नोलॉजी थी, लो लेवल पे, जिसे पंजाबी में जुगाड़ कहते हैं। हाँ, जुगाड़ थी, और वो कमर्शियली वायबल कहीं नहीं थी, ठीक है। तो जुगाड़ से तो काम नहीं चलता। हाँ, जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है
वो जर्मनी में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में जो है वो अब कोयला निकालते हैं, अबव ग्राउंड उसको गैसिफाई करते हैं। ठीक है, वो अब हमने कर लिया है। हमने अपना कोयला साउथ अफ्रीका भेजा था, वहां थर कोल गैसिफाई हो गया है। अब हम गैसिफाई हो गया, कर लिया हमने। अब हम इस स्टेज में हैं कि हम उसकी लार्ज स्केल कोल गैसिफिकेशन करें, ताकि हमें एलएनजी ना इंपोर्ट करनी पड़े। आई बेग योर पार्डन, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्रेक। जी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के माइनिंग पोटेंशियल की और जो हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, माइनिंग पोटेंशियल है हमारा कितना? क्योंकि देखिए, मुझे याद पड़ता है, मैं एक मरतबा चाइना गया तो उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने ऐसे तजस्सुस में, क्योंकि जर्नलिस्ट होते तो ले में नहीं है ना, तो मैंने उन्हें कहा जी पाकिस्तान से आप क्या मंगाते हैं? उन्होंने गालिबन क्रोमियम या कुछ फेरोक्रोम। जी मैं उनकी तरफ देखने लग पड़ा। मैं कहा जी हम तो मंगवाने वाले हैं, भेजने। उन्होंने कहा नहीं जी, किसी जगह से हमें आता है। मैंने पाकिस्तान में आगे प्रूव किया, उन्होंने कहा जी हाँ वो सही कह रहे थे कि वो मंगवाते हैं। तो मुझे वहां से अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान में तो काफी पोटेंशियल मौजूद है। ओवर टू यू जनाब। आयरन ओर है, फिर ये है, जो कुछ भी है, देखिए जी, तो आप हमें बताएंगे ना। जो कौमें हैं वो तरक्की करने के लिए सबसे पहले अपनी जरूरियात पूरी करती हैं। ठीक है, कि उनको लोहा ना इंपोर्ट करना पड़े, तांबा ना इंपोर्ट करना पड़े, सोना ना इंपोर्ट करना पड़े, चांदी ना इंपोर्ट करनी पड़े, गाड़ियां ना इंपोर्ट करनी पड़े। ठीक है, वो अपना इंपोर्ट बिल कम करती हैं, अपनी नीड्स पूरी करती हैं, अपनी जरूरियात। ठीक है, चाइना ने और इंडिया ने सबसे पहले उन्होंने कहा जी हम अपनी जरूरियात पूरी करेंगे, इंपोर्ट्स को हम कम करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा, इंडिया की स्टील मिल्स भी आप देख लें। बिल्कुल। फिर दूसरा ये है कि हम अपने खर्चे कम करेंगे, अपने विद इन मीन्स रहेंगे। एक्सपोर्ट्स कम लेटर, ठीक, एक्सपोर्ट एंड पे आती है। ठीक है, पहले आप अपनी जरूरियात पूरी करें, फिर आप एक्सपोर्ट पे जाएं। अब हमें लोहा भी चाहिए, 5 से 7 मिलियन टन हर साल। 5 से 7 बिलियन टन, मिलियन टन लोहा चाहिए। ठीक है। स्टील मिल प्रोड्यूस कर रही थी कोई 3 के करीब, 3 मिलियन कर रही थी। हाँ, कर रही जब कर रही थी वो भी बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया। अच्छा, चिन्योट में आपके आयरन हो रहा है बेहतरीन पाकिस्तान की, ठीक है, वहां स्टील मिल लग सकती है, कोई मसला नहीं है। आयरन ओर इज अवेलेबल इन अबंडेंस। अच्छा, क्रोमियम की फेरोक्रोम जो है हिंदू बाग या मुस्लिम बाग कोई एरिया है बलूचिस्तान का, वहां से कई सालों से वो निकल रहा है। वो क्योंकि उसमें बिजली इस्तेमाल होती है प्रोसेसिंग में, वो हम पत्थर बेच देते हैं चंद डॉलर का, और फिर कई चंद हजार डॉलर टन का प्रोसेस वापस खरीदते हैं। तो वो अब हम थर में भी वो कोयला निकल रहा है, बिजली बन रही है, तो वो आसानी से थर में उसको हम प्योरीफाई कर सकते। लेकिन कोई होलिस्टिक पॉलिसी, हाँ, तो असल तो चीज ये है, ये तो आप ऐसे बात कर रहे हैं ना कि ऊपर बैठे आप जज कर रहे हैं, तो ऊपर जो है फैसला साज है वो तो देख ही नहीं रहे। बिल्कुल, उनकी तो ये विजन ही नहीं है। ये जी एक 70s में भुट्टो साहब के जमाने में एक अदारा बना था रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से, रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, RDC। ये संदक भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है। उसको हेड करते थे एक बहुत प्रोमिनेंट जियोलॉजिस्ट डॉक्टर बिल ग्रामी। नाम तो इनका बड़ा सुना। और ये कराची में इनका हेडक्वार्टर था, PIDC हाउस में। तो दे वर इन कोलैबोरेशन विद GSP। हाँ, जियोलॉजिकल सर्वे के साथ। असल तो जियोलॉजिकल सर्वे पहले ढूंढता है, जियोलॉजिकल सर्वे तो फिर ये जाते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने। एक RDC था अदारा, और एक पंजाब में पंचमिन बना था, पंजाब मिनरल डेवलपमेंट। ठीक है। ये 2 अदारे थे जिन्होंने, वो तो डेड ही हो गया, जिन्होंने इसको एक्सप्लॉइट करना था। ठीक है। अच्छा, RDC ने ही संदक मेटल्स लिमिटेड बनाई थी, लॉन्च की थी। अच्छा, जब RDC ने उस वक्त इंडिजिनस संदक मेटल लिमिटेड बनी फॉर संदक, वो उन्होंने उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा कि क्यों जी RDC का सिर्फ प्रोजेक्ट संदक मेटल्स लिमिटेड है, तो RDC को आप कराची से उठा के कोयटा ले आए और उसको मर्ज कर दें संदक मेटल लिमिटेड से। अच्छा, तो वो RDC जो थी वो बंद हो गई। अच्छा, ठीक है। ग्रामी साहब रिटायर हो गए, उन्होंने वो उठा के संदक मेटल्स लिमिटेड बलूचिस्तान में ले आए। संदक मेटल्स लिमिटेड ने वो मर्ज हो गई, और संदक मेटल लिमिटेड ने अपनी माइन चाइना मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना को दे दी, और उनके साथ नहीं, ऑन देयर ओन सॉवरेन गारंटी तो फेडरेशन की होगी सर, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट, तो हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है। हाँ, मगर मेरा मतलब जो RDC का विजन था वो तो खत्म हो गया, ये खत्म हो। तो अब दोबारा अब ये विजन जो है इसको रिस्टोर करने की जरूरत है। वी हैव टू हैव अ माइनिंग प्लान। ठीक है।
और इसके हमें बकायदा फ्रॉम माइनिंग टू कंसंट्रेशन टू रिफाइनिंग, पूरा एक जो हमारी जरूरियात हैं वो हमने अपने रिसोर्सेज से पूरी करनी है। दुनिया की हर कौम ने की है। ठीक है, स्टील इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। सही है, बिल्कुल। हर कौम जो बनाया, इंडस्ट्री तो स्टील ऊपर ही सारी। हमारी जो हमने स्टील मिल बनाई थी वो भी नहीं चला। स्टोन एज से बाद में इंसान आया, ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, बिल्कुल। तो फिर लोहा जब बनाया उसने, और हमने तो फिर तरक्की की लोहा भी बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, हमारा लोहा भी 70s में बनना शुरू हुआ, आजादी 47 में मिली, ठीक, और हमने 70s में स्टील मिल शुरू हुई हमारी। वो भी जब भट्टो साहब रशिया और वो ही बंद हो गई। वो टेक्नोलॉजी कैसी थी वैसे रशिया की? सर वो अब तो रिडंडेंट हो गई होगी। नहीं, रिडंडेंट नहीं है। नहीं है? नहीं रिडंडेंट अच्छा। नहीं, हर टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन होती है और यार अपग्रेडेशन होती रहती है। अपग्रेडेशन भी होती है। और दूसरा ये है कि जो ब्लास्ट फर्नेस है जो कराची में लगी, ठीक है, वो जो लीन ओर्स होती हैं, जो इतनी अच्छी ओर्स नहीं होती, उससे भी लोहा निकाल लेती है। अच्छा, यानी एक लिहाज से तो फायदेमंद। हाँ, तो जो कॉस्ट ज्यादा होती है, जाहिर बात है, क्यों हीट इन्वॉल्व होती है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना। ठीक है, तो वो ब्लास्ट फर्नेस जो अभी भी चल रही है दुनिया में, आधा स्टील ब्लास्ट फर्नेस से बन रहा है अभी भी। ठीक है, मगर जो अब हम लगाएंगे इंशाल्लाह यहाँ चिन्योट में, वो कौन सी डायरेक्ट टेक्नोलॉजी होगी? उसको DRI कहते हैं, डायरेक्टली रिड्यूस आयरन। अच्छा। आप बिजली से और गैस से, अच्छा, आप आयरन से और में से डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर स्टील बना लेते हैं। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस जो है वो पहले पिग आयरन बनाती है, पिग आयरन बनाती है, फिर उससे स्टील बनता है। वो दो स्टेप। पिग आयरन और कास्ट आयरन में क्या फर्क होता है बेसिकली? पिग आयरन भी वो कास्ट आयरन ही है। नहीं कास्ट अच्छा। होता है, मगर वो इतने प्योर नहीं होता। ठीक है, उसको वो, और उसकी खास शक्ल होती है, फिर उसको आप रिफाइन करके स्टील में कन्वर्ट करते ये बिलेट्स बना लें, आगे जो कुछ भी बनाना चाहें वो। नहीं, उसको फिर आप पहले स्टील बनाते हैं, फिर उससे बिलेट बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कॉम्पोजिशन कंट्रोल करनी होती है ना। पिग आयरन एक किस्म का एक बेसिस अपग्रेडेड आयरन का टुकड़ा होता है जो ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है। अच्छा, आपके पास नॉलेज इतना है कि मेरा दिल कर रहा है 50-100 मिनट का प्रोग्राम वो चले। मगर एक तो मैंने वही सवाल किया था कि जनरल किदवाई ने हमें कहा कि ये इसकी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की। क्या ऐसा है? मुमकिन है वो जो हमें एक्सप्लेन ना कर सके या हम देखें जी, देखें बात भी अब वो पुरानी है। देखें जी, मैं तो बड़ा फर्म बिलीवर हूं ऑडिट का। ये तो बेहतरीन चीज है, ट्रांसपेरेंसी। यू मीन ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, अब चलिए ठीक है, अगर फाइनेंशियल ऑडिट मुश्किल है क्योंकि इन्होंने कई चीजें खरीदनी होती है अंडर द टेबल, तो फाइनेंशियल ऑडिट मुश्किल है। ठीक है, मैं मानता हूं, हालांकि वो भी अब होना चाहिए जो हमारे मुल्क के हालात हैं। ठीक है, मगर कम से कम टेक्नोलॉजी ऑडिट होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ कि कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल कर सकता है, जो जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते हैं। ठीक है, हम जहाज बना सकते हैं, रिक्शा नहीं बना सकते। हाँ, टैंक बना सकते हैं, साइकिल नहीं बना सकते। देखो ना, क्योंकि उस लेवल पे टेक्नोलॉजी आई नहीं हमारे, हमने इन्वेस्ट ही नहीं की। अब जो रुस्तम सराब जो फैक्ट्री थी जो सराब साइकिलें बनाती थी, वो उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की हुई थी 64 मॉडल की उसकी रियल साइकिल की, वो ही बनाते जा रहे थे। हाँ, वो मंजूर मलिक जो थे, हाँ, वो बनाते जा रहे थे। मिला हूं, वो बनाते जा रहे थे। वो अब तो शायद दुनिया में ना हो मेरा ख्याल है। वो तो खैर फौत हो गए, अब तो उनके बेटे भी फौत हो गए। अच्छा, तो मैं उनको ले गया नेस्कॉम के पास। अच्छा, ठीक है जी, साइकिल इसको ऑप्टिमाइज करें। जब उन्होंने ऑप्टिमाइज किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके, उसका वजन कम हो गया, कीमत कम हो गई, लाइट हो गई थी बिल्कुल, और कीमत कम हो गई। तो मेरा मतलब ये सारी दुनिया में जो डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, इनका इस्तेमाल होता है, सही है, इतलाक होता है। अब जो नासा है, हाँ, वो सुपरसोनिक उसने जेट डेवलप किया, वो जेट बना के खुद नहीं बेचेगी। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी देगी मैकडॉनल्ड डगलस को या बोइंग, हाँ, इनको दे देगी, बोइंग को दे देगी, आप बनाइए टेक्नोलॉजी और ये जहाज बना के बेचे। नहीं, इसका मतलब वैसे हमारे जो एटॉमिक सिस्टम है, पूरा जो सेटअप है, रिएक्टर्स या जो भी है, इनके बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं बहुत जो कमर्शियली वायबल। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसके लिए फिर कमर्शियल लोग जाएं, टेक्नोलॉजी ऑडिट हो और वो देखें कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो अप्लाई हो सकती हैं, जो कमर्शियलाइज हो सकती हैं। अच्छा, फिर बेशुमार डुप्लीकेट। डॉक्टर साहब, अब हमारे पास ऐसे लोग हैं, अब हैं आपके सामने पे, मैं आप भी हैं, मतलब आपकी तरह के और लोग, बिल्कुल। अब तो कुछ साल गुजर गए ना, अब तो बेहतरी आ चुकी है, बाहर से बुला लेंगे। ठीक है, वो हमारे जो टर्किश प्रेसिडेंट आए थे अब्दुल्ला गुल, हाँ, वो कहने लगे, हम एक तरफ ले गए कुछ लोगों को, कहने लगे व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, जितनी पाकिस्तान के पास एक्सपर्टीज एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी की, किसी इस्लामिक कंट्री के पास नहीं है। मैं तो कोई को जानता हूँ जो नासा में बड़े सीनियर साइंटिस्ट थे, जो हमारे लाहौर के रहने वाले थे, उनको बुलाएं, वहां पे जाके वो काम कर रहे थे। उन्हें बुलाएं,
सी मैं तो आ गया, मैं आई एम हियर, आई बीन हियर। तो और भी बेशुमार लोग हैं ठीक जो है, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। सी मैंने दैट स्पेल्स होप। बिल्कुल, इसमें तो मुझे होप नजर आ रही है कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है। बिल्कुल कैपेसिटी है, एक्सपर्टीज अवेलेबल भी है। जो दुश्वारियां हैं पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए, उसमें मैंने अपनी किताब लिखी है जो मेरी सवाने हयात है, ठीक है, जर्नी ऑफ अ टेक्नोलॉजी। वो तो उसमें आपने छोड़ा ही कुछ नहीं हुआ। नहीं प्यार मोहब्बत। अच्छा, नहीं आप मैं निजी महफिलों में तो बहुत कुछ बता देते हैं। नहीं प्यार मोहब्बत की देखें, कुछ रुकावटें जो आपने देखी, हाँ वो रुकावटें मैंने हाईलाइट की हैं। वो तो जरूरी है ना। एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा बंदे को नहीं वो जरूरी है, शर्म उतारनी नहीं वो जरूरी है, क्योंकि अगर वो आप झिझक में रहेंगे तो फिर बात आगे नहीं चलेगी। बात आगे नहीं चलेगी। देखें बगैर टेक्नोलॉजी के कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, जिस मुल्क ने ये टेक्नोलॉजी का बैरियर क्रॉस किया, सही है, उसने तरक्की की। हमारा जो अमेरिका सुपर पावर बन गया। जब हम कभी अमेरिका जाते थे तो हमें लोग कहते थे यार अमेरिका दी तरक्की दा की रहा। मैं कह यार वो आसमानों से मनो सलवा उतरा और तरक्की कर गए। उनका मजाक उड़ा रहे। मैं कहता हूँ और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह उन लोगों ने मेहनत की, नॉलेज हासिल की, टेक्नोलॉजी हासिल की और कहां के कहां पहुंच गए। मगर देखें 56 कंट्रीज कॉलोनाइज की थी बरतानिया ने, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर इन ट्रबल। अब वो रिसर्च करें डीकॉलोनाइजेशन पे कि डीकॉलोनाइजेशन किस तरह की जाए ताकि ये मुल्क ठीक हो जाए। 56। तो अगर वो अपने पांव पे खड़े होंगे तो बेहतर नहीं, और डीकॉलोनाइजेशन ही है वो भी नहीं, वो मगर सिस्टम ऐसा वो छोड़ के गया है कि जो अभी हमारे ज़हनों में पैरों पे खड़ा नहीं करने देता। हाँ। सिर्फ एक मुल्क आजाद हुआ, वो अमेरिका था, क्योंकि उन्होंने कॉलोनियल स्ट्रक्चर खत्म कर दिए। जिस दिन वो आजाद हुए उन्होंने अंग्रेज का हर कानून खत्म कर दिया, हर रूल खत्म कर दिया, सारी फाइलें जला दी, लड़े भी थे उनके साथ, और उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि असला अपने पास रखो। हाँ। आपको दोबारा न जरूरत पड़े अपनी आजादी की जंग लड़ने के लिए। तो वो आजाद हो गए। हाँ, हम आजाद नहीं हुए, हम अभी तक कॉलोनाइज्ड है। अच्छा, इसका मैं एग्जांपल देता हूं इंडिया और चाइना का। ठीक है, टेक्निकली इंडिया हैज मोर कॉम्पिटेंसी देन चाइना इवन टुडे। अच्छा, हाँ, इवन इन मेटलर्जी भी, इन एवरीथिंग। अच्छा, चाइना इंडिया में के टेक्निकल कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा है, मगर कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स की वजह से वो तरक्की वो नहीं करते जो चाइना ने की है, बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन। क्योंकि वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैनेजरियल इश्यूज हैं, गवर्नेंस इश्यूज हैं, हाँ। वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर के हैं जो आपको रोकता है। चाइना तो बिल्कुल ड्रास्टिकली डिफरेंट है सर, बिकॉज वहां तो वन मैन शो है ना, वन मैन शो नहीं है, वन पार्टी शो कह सकते हैं। वो पार्टी बहुत बड़ी है, लेकिन पार्टी ब्रॉड बेस्ड है, बिल्कुल बहुत बड़ी है। वो तो हमें बताते हैं कि जी 8 सब पार्टीज हैं इसके, बिल्कुल। और देखो ना, आपने हमें बदनाम किया हुआ है कि आप आहनी पर्दे के नीचे हैं मुल्क, ऐसा नहीं है। देखो उन्होंने किस तरह पूरी कौम ग्रास रूट से ऊपर उठा दिया लोगों को। देखो ना, ये इतनी बड़ा, इट्स अ मिरेकल ऑफ द 21st सेंचुरी। लेकिन यह कि डिसिप्लिन बहुत है सर, इसीलिए डिसिप्लिन है ना। पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जी हमारी आबादी इतनी है कि एवरी पर्सन हैज टू बी प्रोडक्टिव। ये नहीं कि एक कमाए तो 8 खाएं, ठीक है, हमारे और हिंदुस्तान में होता है कि एक कमाने वाला और 8 खाने वाले, ये नहीं है। सब कमाएं और सब मिलके खाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, दुनिया में तरक्की एक और चीज से भी हुई है कि वेस्टेजेस और लीकेजेस को रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है जो लेथार्जी है हमारी, जो सुस्त रवि है, टेक्नोलॉजी ना सीखना, काम पूरे अपने कमिटमेंट के साथ ना करना, वो भी तो एक वेस्टेज ही है ना, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। देखें जी, इसमें को मोटिवेट करना पड़ेगा या इंटेग्रेट करना पड़ेगा सिस्टम। देखें अपना मॉडल कौन सा बेहतर? ये सब देखें, मैंने पाकिस्तान में आके ये महसूस किया कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत है सिस्टम में, बहुत ज्यादा। वो डीमोटिवेट करती है लोगों को। ठीक है, यानी एक शख्स मेहनत करता है, एक शख्स मेहनत नहीं करता, वो आगे चला जाता है, पहुंच जाता है। तो ये जो है ना हमारे यहाँ नेगेटिविटी इन द सिस्टम, ये जब तक खत्म नहीं होगी तरक्की मुमकिन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 है मेरिट। हाँ, मेरिट बड़ा जरूरी है। अयूब खान वॉज प्रमोटेड अगेंस्ट मेरिट, उसका नतीजा आपने देख लिया, वो आज तक भुगत रहे। ज़ियाउल हक वाज प्रमोटेड अगेंस्ट मेरिट, उसका नतीजा आपने देख लिया। जब भी आप मेरिट के अगेंस्ट करते हैं काम, उसका नतीजा कौमों को, नस्लों को भुगतना पड़ता है। सही बात। और डगलस ग्रेसी जो आखिरी गोरा कमांडर जनरल, उन्होंने वार्न किया था, उनका था आप लोग नेपोटिज्म में, फेवरेटिज्म में इस मुल्क और इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दो, और हमने एग्जैक्टली वही नहीं डॉक्टर साहब, ये हमारे कोई कल्चर का हिस्सा है, ये इट हैज बिकम अ सेकंड नेचर, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, सरपासिंग द, बाईपासिंग द मेरिट।
या ये कुछ लोगों का मफाद है जो मुफाद है, हेल्म ऑफ पावर्स है, मुफाद है तो बेसिकली। वो अपने हेल्म ऑफ पावर से वो फिर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो नीचे तक एम्यूलेट होता है, एक फॉलो होता है। मुफाद परस्ती है, ठीक और है। दूसरा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, असल ये वजह है। कि रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं है। देखो ना, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आप जाके कर्जा लेके आपने मुल्क चलाना है, तो वो कहते हैं चली जा रहा है, चला जा रहा है, बस जी ठीक है, कर्जा ले लेंगे, असली 5 साल ले गया, फिर देखिए हाँ, जाएगा। और फिर लेट जाएंगे, जाके भीख शीख मांग लेंगे, फिर 5 साल चला देंगे, दिस इज ऑल। लेकिन वो अब तो सुना कि वो आराम से भीख देते भी नहीं है। ना उनको फिक्र पड़ गई है ना, उनको फिक्र पड़ गई, सारे पैसे ना डूब जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब तो इंटरनेशनल जो आपका लेंडर है वो तो कहेगा इसीलिए वो अब हमें सवाल लेने जाएंगे। अब वो सवाल पूछ रहे हैं इनसे ना, अब आई भी आजकल उनकी टीम में आई नहीं, वो अच्छा, वो बड़ा अहम सवाल है कि उनका जो यहाँ आना है, अब यहाँ पे हमारे जो ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम इल्म है, वो तो कह रहे हैं कि उनको आने नहीं चाहिए था, उनका क्या मजाल, उनकी क्या जरूरत है, हमारे चीफ जस्टिस को भी मिले हैं, ये भी मिले हैं, हमारा सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। तो हाउ डू यू व्यू इट कि उनका आना जो है हमारे लिए, शायद हमें को रास्ते पे डाल दें, उनकी बदनीति अपनी जगह को होगी। देखिए जी, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, अच्छा, इसी मौजू पे मिलता जुलता मौजू। अच्छा, एक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जिसमें 118 एलिमेंट्स उसमें लिस्ट हुए हुए हैं। ठीक है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये 119 भी दरियाफ्त हो जाए, 120, मगर 118 एलिमेंट्स हैं, अभी कोई और दरियाफ्त नहीं हुआ। दरियाफ्त नहीं हुआ, और उसको उन्होंने अरेंज किया हुआ है alphabetically। नहीं, तरतीब में, उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, अच्छा अच्छा अच्छा, कि कौन सा रिएक्ट करेगा इसके साथ, कौन सा रिएक्ट करेगा इसके साथ। अच्छा। उनमें टेबल पूरे बनाए हुए हैं, अच्छा। उनको उन्होंने बकायदा कॉलम्स और टेबल बना के उसको 118 एलिमेंट्स को उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। सारी केमिस्ट्री जो है वो उस पीरियोडिक टेबल पे चलती है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने अपने एक पूरा मैप है साहब। हाँ, अपने दफ्तर में, अपने लैब में लगाया होता था कि यार ये मेटल इससे किस तरह रिएक्ट करेगा, ये इस तरह, ये एलिमेंट इससे किस तरह रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड से किस तरह रिएक्ट करेगा। इस तरह आयन जो है वो भी आपका पीरियोडिक टेबल है। सही है, सही बात है। आयन आपका पीरियोडिक टेबल है, नो डाउट, बहुत अच्छी मिसाल दिया। और आयन जो है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे 4 दफा आइनसाजी की है। ठीक है, मेरा ख्याल इतनी तो आइंस्टाइन की हुई। सबसे मुश्किल काम। ठीक है। आपने 73 का आइन बनाया इतनी मुश्किलात से, 65 अमेंडमेंट ज़ियाउल हक ने उसमें की। हाँ, और इतनी अमेंडमेंट कुछ 40-50 अमेंडमेंट मुशर्रफ साहब के जमाने में हुई। अब भी हो रही है अमेंडमेंट। हाँ, अभी हो रही है। जी। आपने आइन के पड़क उड़ा दिए, वो सारा पीरियोडिक टेबल अपसेट कर दिया, तो आपका किस तरह मुल्क चलेगा। ठीक है। उनको ये कंसर्न है कि इनका हाँ, उनको ये कंसर्न है कि ये तो कौम ही कोई बिल्कुल दुनिया की मुख्तलिफ कौम है जो इन्होंने इतने कॉम्प्लिकेट कर दिए इश्यूज कि जजेस अपना काम ना कर सकते। अब सुना कि उन्होंने ये भी कहा IMF वालों ने हमारे चीफ जस्टिस साहब को कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी बड़ा जरूरी है। देखिए जी, इसमें भी उन्होंने फोकस भुट्टो साहब की ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में हुई थी। हाँ, कभी हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट होता ही नहीं नॉर्मली। नहीं, वो भी छोड़ें, उनको रोज कोर्ट लखपत जेल से वो लाहौर हाई कोर्ट लेके जाते, मैं खुद देखता था, हाँ। अटैक में काम करता था, हाँ। यहाँ फिरोजपुर रोड पे। ठीक है। इमरान खान की ट्रायल जेल में क्यों हो रही है? हाँ, अंडर व्हाट लॉ? उनको भी आप करें, बिल्कुल, ये तो राइट है। पब्लिक देखो ना, ये इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो बिल्कुल लॉ की बुनियादी डिक्टम है। अब उन्होंने डिमांड कर रहे हैं, वो भी है, वो हाँ। कह रहे हैं कि जी, अच्छा, वो भी कर रहे हैं। अब उन्होंने की है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये ओपन ट्रायल तो राइट है एक्यूज का। आगे कोर्ट जो भी सजा दे वो तो गलत सिस्टम है। बिल्कुल। और आपने कॉन्स्टिट्यूशन आपने चेंज कर दिया, रूल ऑफ लॉ आप उसको टिंकर कर रहे हैं, अपने मतलब के जजेस आप लगा रहे हैं। देखो ना, फिर आप कहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट भी आए, अपने मतलब जज एक साहब मतलब 55-60 साल का आदमी होता है, सीनियर जज, वो अपनी मर्जी का कैसे हो जाता है? मतलब कि उसके अंदर कोई जमीर या कोई ऐसा अपना एलिमेंट ऑफ अना या खुद मुख्तारी का या सेल्फ स्टीम का नहीं होता कि वो किसी की मर्जी का ऐसे ही हो जाता है, इतनी बड़ी तनख्वाह लेके इतने बड़े मनसब पे बैठ के। नहीं, देखें, ये सारी दुनिया में जो अमेरिका में भी जजेस लगते हैं, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट हैं, उनके नॉमिनीज हैं, भी जो नॉमिनीज होते हैं उनको बकायदा जो कांग्रेसनल हियरिंग होती है। दिस व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट्री हियरिंग जो है लोग कबूल ही नहीं करते, वो उसको पार्लियामेंट नहीं। और देखिए, पॉइंट ये है कि अब मैं क्या कहूँ, मेरे दोस्त है यार सादिक, बड़े गुस्से में थे कि जज साहब ने ये कर दिया, विच इज द फैक्ट। पॉइंट, अभी कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है खड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा ना हवा में खड़ी है। बगैर इंस्टीट्यूशंस के कोई मुल्क नहीं चल सकता। ये सही। आपने इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना है, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन।
अपने पीरियोडिक टेबल को अपने क्लीन करना है, ठीक। दोबारा ऑर्डर में लाना है उस एलिमेंट्स को, तब ये मुल्क चलेगा। वरना जिस केमिस्ट्री नहीं ठीक हो सकती, हाँ, फिजिकली आप एडजस्ट कर सकते हो, केमिस्ट्री नहीं ठीक होती, जुगाड़ों के साथ मुल्क नहीं चलेगा। केमिस्ट्री ठीक नहीं हो सकती, केमिस्ट्री ठीक नहीं हो सकती। वो पीरियोडिक टेबल डिटरमिन करेगा कि आपकी केमिस्ट्री। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारे पास 30-40 सेकंड्स हैं। जी ये रेयर अर्थ का भी सुना है हमारे पास काफी जी बड़ा जखीरा है, जी हाँ, जैसे मोलिब्डेनम, हाँ। लिथियम एंड ऑल जी, जी, दैट, जी। ये भी है। जी, जी, बिल्कुल और है। सुना है ये जगह जगह है, आजाद कश्मीर के कुछ एरियाज हैं इधर, पॉकेट्स में तो कई जगह पॉकेट्स में तो कई जगह है। में कई जगह है, मगर क्योंकि इनकी वैल्यू इतनी है, ठीक है, देखे ना, तो मेरा मतलब कहने का ये कि चले वो भी करना चाहिए, मैं उनकी रेयर अर्थ में भी हमें जाना चाहिए, ठीक है। मगर जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें, स्टील वो इंपोर्ट तो कर रहे हैं, वो रोकिए खत्म करें, तांबा इंपोर्ट करें, वो खत्म करें। चलिए, देखो ना, जिंक का प्लांट एक लगा है वहां बलूचिस्तान में, ठीक मेरा है। मतलब क्या है, अपनी जरूरियात पूरी करें, ठीक है, वी मस्ट डू, बाकी चीजें होती रहेंगी। अब एक्सपोर्ट भी हो जाएगी, अब थर में हमने कोला निकाला है, हाँ। 14 साल लगे कोला निकालने में, निकाल लें ठीक, दादा। मगर शुक्र है निकला है, अब वहां बिजली बन रही है, सस्ती बिजली बन ठीक, रही है, ठीक। अब इंशाल्लाह गैस बनाएंगे, उससे एनर्जी का मसला हल करेंगे। तो ये थैंक यू वेरी मच, आज आपने बड़ा टाइम निकाला। टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड, टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड, टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद अहमद साहब, आप तशरीफ लाए Thank you. और प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। मिथ्स काफी ब्रेक हुई हैं, मुमकिन है आपने पूरा गौर किया होगा सारी बात में, और टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड, ये आज का इन ए नटशेल। सोना हमारी मर्जी, और हमारा सोना हमारी मर्जी, हमारा सोना बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए मियां सैफ रहमान को। अल्लाह हाफिज।